इस गांव, इस मंदिर के अंदर से आज तक कोई दातन भी तोड़ के नहीं कर सकता। हमारा और मन न लगे, हमारे यहीं मन लगे आके। जेनेटिक जो गुण होते हैं वो कभी न कभी किसी न किसी के अंदर जाग जाते हैं, या गुदड़िया बाबा का कोई प्रभाव होगा, या हो सकता है मैं लकी हूँ, मुझे ही इस काम के लिए चुन लिया उन्होंने अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे पीछे की तस्वीर को देखकर आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त उत्तराखंड या मेघालय के किसी हिल स्टेशन पर खड़ा हूँ, लेकिन यह जगह राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा बॉर्डर से बस कुछ ही दूर पर स्थित है। इस जगह का नाम है मांगर हिल्स और पीछे जो आप गांव देख पा रहे होंगे उसका नाम है मांगर बनी। मांगर बनी अरावली श्रृंखला का शायद एकमात्र सेक्रेड ग्रुव है और अब तक यह माइनिंग और रियल एस्टेट के प्रकोप से बचा हुआ है। हरियाणा सरकार की कागजों में यह जगह गैर मुमकिन पहाड़ियों की श्रेणी में आता है, अर्थात जंगल का स्टेटस पाने को अभी भी संघर्षरत। बावजूद इसके इस गांव के लोगों ने जिस तरीके से इसे प्रिजर्व रखा है, यह अपने आप में एक अनोखी कहानी है। लगभग 4260 एकड़ में फैला मांगर अरावली वन क्षेत्र का सबसे घना जंगल है। शायद इतना घना कि जंगल के कई हिस्सों में सूरज की रोशनी तक सीधी नहीं पहुंच पाती। चारों तरफ खूबसूरत पहाड़ियों और जंगल के बीच प्रकृति की गोद में बसा है मांगर बनी गांव, जिनकी सुबह की नींद पक्षियों के कोलाहल से ही खुलती है। बीते कई सालों से अरावली वन क्षेत्र और विशेषकर मांगर पर काम कर रहे वन विश्लेषक चेतन अग्रवाल इसे एक रेफरेंस फॉरेस्ट भी बताते हैं। मांगर एक तरीके से एक बचा हुआ जंगल है, इसको हम रेफरेंस फॉरेस्ट कहते हैं कि 500,000 साल पहले अरावली की पहाड़ियों में किस तरह के जंगल रहे होंगे, ये एक उसका प्रतीक है। क्योंकि ये सीक्रेट फॉरेस्ट है, इसकी साथ आस्था है लोगों की। तो अगर आप जंगल देखेंगे आसपास तो जो पेड़ हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, उनकी डालियाँ बड़ी बड़ी हैं और इनमें लॉपिंग अलाउड नहीं होती, छंगाई नहीं होती है, जो भी आस्था की वजह से। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। गुदड़िया दास बाबा जी यहाँ बैठते थे कई सौ साल पहले और उनकी जो आत्मा एक तरीके से कहते हैं इस बनी को अभी भी बचा के रखी हुई है। तो अगर इसमें कोई पेड़ों को क्षति पहुँचाता है तो उनके साथ उनको बाबा जी का प्रसाद मिलता है और वो प्रसाद अच्छा नहीं होता। इस गांव में सालों से गुर्जर समुदाय के लोग रहते आ रहे हैं और वे बताते हैं कि अपनी याद में उन्होंने किसी को यहाँ कभी पेड़ काटते हुए नहीं देखा है। इसकी एक बड़ी वजह तो मान्यता है और दूसरी कि लोग खुद भी इतने जागरूक हो चुके हैं। और इसके अंदर जो पेड़ है वो कई हजारों साल पुराने पेड़ है। इसके अंदर पेड़ भी धौ, जैसे होगा धौ का पेड़, ये आपको हर जगह देखने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत ही अलग चीज़ है धौ का पेड़ का। फिर दूसरा नंबर जो पर्वत है, चारों तरफ हरियाली भरी पहाड़ी होगी इसके अंदर। फिर गांव के अंदर से इस मंदिर की इतनी मान्यता है, मांगर, बंदवाड़ी और बालिया, बस 3 गांव तो हमारे ही है। आसपास दिल्ली एनसीआर के नज़दीक कर भी, यूपी राजस्थान से भी यहाँ बहुत लोग आते हैं। और इस मंदिर के अंदर से आज तक कोई दातन भी तोड़ के, एक दातन भी किसी उसमें से नहीं कर सकता, दातन भी नहीं कर सकता, ना कोई लकड़ी उठा के अपने जैसे घर के अंदर खाने पकाने के लिए वैसा कोई ले आता है, उस हिसाब से भी आज तक कोई नहीं लेके आया। और फिर हम लाने भी नहीं देते, कोई इस तरीका की अनजान आदमी को नहीं भी पता होती है तो उससे हम मना भी कर देते हैं। मांगर की खूबसूरती ने हमेशा रियल एस्टेट कंपनीज और माइनिंग को आकर्षित किया है। सालों पहले भी इस पर उनकी नजर थी और अब भी है, लेकिन इसके पीछे वो लोकल कम्युनिटीज ही हैं जिन्होंने अब तक इस जंगल को बचा रखा है। सुनील हरसाना भी उसी समुदाय से आते हैं और फिजिकली डिसेबल्ड होने के बावजूद भी ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बाकी लोगों को भी जागरूक कर इसका हिस्सा बना रहे हैं। हमने जो समझा है कि मांगर जो है वो पुराने टाइम में एक फॉरेस्ट या जंगल वाला गांव माना जा सकता है। वो बात अलग है कि हरियाणा सरकार की पॉलिसी जो है वो हमेशा जंगल के अगेंस्ट रही हैं, तो एक टाइम पे इसको माइनिंग और पहले रियल एस्टेट का और उसके बाद माइनिंग का गढ़ बना दिया। मांगर जो है ज़्यादा
जानकार जो है आसपास के इलाके में पहले सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था रियल एस्टेट के लिए कि यहाँ पे बहुत सस्ती ज़मीनें मिल जाती हैं। फिर बाद में जो है ये माइनिंग के लिए हुआ कि भाई मांगर वाला पत्थर आ रहा है या मांगर वाली बजरी आ रही है। तो ये चीज़ें जो है इन्होंने एक लंबे टाइम तक जो है मांगर को मतलब दूसरी चीज़ों के तरीके से इंट्रोड्यूस कर दिया। और अब जो है थोड़ा पिछले 10-11 सालों से मांगर बनी के कंजर्वेशन को लेकर के जो आसपास के इलाके में थोड़ी जागरूकता आई है, तो उससे फिर से मांगर की एक इमेज बन रही है जंगल या फॉरेस्ट विलेज के तौर पे। पर्यावरण संरक्षण की यह शिक्षा लोगों को अपनी पीढ़ियों से मिलती आ रही है। हर पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ी से यह सीख कर अपनी नई पीढ़ी को आगे बढ़ा देती है। देखो, पर्यावरण का बचाना हमारा काम भी है, सरकार भी इस चीज़ में लगी और है पर्यावरण के लिए। फिर शुद्ध हवा और सबड़ी चीज़ है, और बनी का बचाने का हमारा कर्म है। जैसे हमारे बड़े बूढ़े ने बचा रखी थी पहले से ही, इसके अंदर से उस वचन पे आज भी हम खड़े हैं। है तो उसी की हम भी, भाई हमारे दादा परदादा पिताजी हर जैसे हमें बताते हैं, जैसे उन्होंने शिक्षा दी है, उस शिक्षा के आधार पे आज भी हम खड़े हैं। ये तो ऐसे चलता आ रहा है पीछे तय। मैं उनने भी कही है, हमारे बड़े बूढ़े ने भी कहीं ने बताई होगी, कुछ ने देखे होंगे, कुछ जैसे वे बताते हैं हम भी सुनते रहे उनकी बातें। वही हम बचा रहे हैं, वो ये सब पहले बड़े बूढ़े ने बचाते आए रखा हमारी। अब हमारे वो औलाद बचाएगी, फिर उनके भी कुछ संतान चलेगी आगे, वही यूँ चलते रहेगा आगे। तो कुछ चीज़ भाई ऐसी है जो माने तो दिल से सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी ना है। तो हमारे तो दिल का भी और उसका भी, और माने सब कुछ यही है हमारे लिए तो बनी। मांगर अरावली श्रृंखला के अन्य जंगलों से ज़्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर लगभग 300 से भी ज़्यादा नेचुरल स्पीशीज़ अब तक अस्तित्व में बने हुए हैं, जिसमें लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पेड़ पौधे और घास फूस के और लगभग 250 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ पशु पक्षी और रिप्टाइल्स के हैं। अरावली के अन्य जंगलों को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ बिलायती कीकड़ ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन के बाद वही एक नेचुरल स्पीशीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। लेकिन जब आप यहाँ के जंगलों में देखेंगे तो आपको कई तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे जो आपको अरावली के अन्य जंगलों में अब बहुत ही रेयर देखने को मिलते हैं। मांगरबनी की मेन खासियत है कि ये एक तो सबसे पहले बहुत सुंदर जंगल है, दूसरा इसमें बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसके पेड़ पौधे और जो जड़ी बूटियां मिलाएंगे तो एक 200-250 से ज़्यादा जाती हैं। इतना डाइवर्स फॉरेस्ट पूरे गुड़गांव फरीदाबाद में कोई नहीं है, क्योंकि बाकी इलाके काफ़ी कट के मतलब बैरन हो गए थे और अब उनमें धीरे धीरे जंगल वापस लगाया है और खुद आया है, तो उसकी डाइवर्सिटी को बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। अरावली की बात करें तो अरावली को सबसे ज़्यादा तो धौ के लिए जाना जाता है, एनोगाइसिस पेंडुला को। इसके अलग जो है यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीसीज़, खासकर एकासिया कटेचू है, एकासिया सिनेगल है, एकासिया नीलोटिका है, बोहेनिया रेसो मोसा है, बोसेवेलिया सर्राटा है, डायोस्पायरस कॉर्डिफोलिया है, होलोप्टेलिया इंटरग्रोफोलिया है, और मैटिनस सैनग्लांसेस है, मित्रागाइना परवीफोलिया है, प्रोसोपिस सिनेरिया है। तो बहुत सारी, मतलब अराउंड 30 के करीब जो है यहाँ पे पेड़ों की प्रजातियाँ, करीब 20 से 25 यहाँ पे श्रब की स्पीसीज़ हैं, और अराउंड 150 से 200 तक जो है हर्ब्स या ग्रास की जो स्पीसीज़ हैं, जो कि मतलब नून स्पीसीज़ हैं। और डिटेल्ड अगर और सर्वे हो तो ये तो ओवर द टाइम बढ़ता ही रहता है। सुनील बताते हैं कि मांगर में ऐसे कई सारे स्पीशीज देखे गए हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं। अगर हम जानवरों की बात करें तो यहाँ 20 के करीब जो है वाइल्ड एनिमल जो अरावली में रिकॉर्डेड हैं, खासकर हरियाणा अरावली की हम बात करें तो, जिसमें कई जो है थोड़े रेयर या अंडर थ्रेटन स्पीसीज, जैसे लेपर्ड है, हाइना यहाँ पे काफ़ी दिखता है, और हनी बैजर काफ़ी, मतलब इस एरिया के हिसाब से काफ़ी रेयर स्पीसीज है, पर उसकी भी 2-4 नोन साइटिंग यहाँ पे हैं पिछले 10-15 सालों में अगर हम देखें तो। अब मेवात के एरिया में पेंगोलियन निकला था कुछ टाइम पहले, हालांकि लोगों ने डर करके उसको मार दिया।
तो मतलब इस तरह की रेयर जो इस टेरेन या इस एरिया के हिसाब से काफ़ी डिफ़िकल्ट स्पीसीज हैं वो यहाँ पे दिखती हैं। मैं मांगर बनी की बात करूँ तो मांगर बनी के जो बर्ड काउंट है वो अभी जो है 224 सिर्फ मांगर बनी का है, उसमें मांगर गांव का अलग है और साथ में लगता हुआ कोट वाला जो एरिया है जहां मोहित फार्म के नाम से वो खड़खड़ा वाला एरिया में जो साइटिंग होती है उसका अलग है। अगर सारे को हम इकट्ठा करें तो अराउंड 275 या 300 के आसपास स्पीसीज लिस्ट अब तक हो चुकी है और जो बढ़ रही है हर साल। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सी चीज़ों का रिकॉर्ड टूटा है। कई जो बर्ड स्पीसीज है जैसे ब्लैक नेप्ड मोनार्क की यहाँ पे पिछले 1-2 साल पहले यहाँ पे साइटिंग हुई थी, जो कि मतलब वो फर्स्ट साइटिंग थी कि इस इलाके में वो यहाँ का बर्ड नहीं माना जाता। 80 वर्षीय मेहर सिंह बताते हैं कि जब भी वे अपने गांव से दूर होते हैं तो वे बेचैन हो जाते हैं। चाहे आसपास कितना भी शहरीकरण हो गया हो, उनका मन बस यहीं पर लगता है। भाई पहाड़ के बीच में आ रहे हैं यूँ तो अब दुनिया तो हमें अच्छे लगेंगे हमें तो यहाँ हमारा और मन ना लगे, हमारा यहीं मन लगे आके, चाहे हम कैसे भी जंगल में चले जाएं और कहीं भी डोला में, और जब ऊपर आ जाएंगे ना जब ये तसल्ली होगी कि अपने बस्ती में आ गए ना, यहाँ कुछ भी गंद तो है ही नहीं, वातावरण बढ़िया है यहाँ या करके शुद्ध हवा मिले अपने बढ़िया रहे। सुनील का मानना है कि इस जंगल को जितना आगे तक एक्सप्लोर किया जाए वह उतना ही खूबसूरत दिखेगा। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो रिसर्च या डॉक्यूमेंटेशन का जो लेवल है वो अरावली में मतलब बहुत ही लाइट लेवल पे है। डिटेल्ड जो है मतलब अंदर घुस करके जो बर्ड वॉचिंग होती है वो मांगर बनी जैसी साइट पे होती है जहाँ तक कि गाड़ियाँ पहुँच जाती है। इसके अंदर जो डिफ़िकल्ट टेरेन है जहाँ पे कि अंदर जा कर के डीप एरिया में जाना होता है वहाँ तक तो कोई पहुँचता ही नहीं है, रिसर्चर पहुँचते नहीं, बर्ड वॉचर पहुँचते हैं। तो अगर उन एरिया में किया जाए तो हो सकता है कि कुछ बहुत चौंकाने वाले नंबर हमारे पास हों, कुछ ऐसी चीज़ें छिपी हुई हमारे सामने आ जाएं जो कि एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कोई दिल्ली के बगल में। ऐसा नहीं है कि मतलब सारी अरावली जो है अभी भी ओपन ही है, अभी भी बहुत सारे ऐसे डीप एरिया हैं जहाँ तक लोग जो हैं बहुत कम पहुँचते हैं या जो लोकल लोग पहुँचते हैं जिनको इन चीज़ों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। मगर हैरानी की बात यह है कि पूरे मांगर का सिर्फ लगभग 1/4 एरिया यानी कि सिर्फ 1132 एकड़ ही PLPA पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत नोटिफाइड है, अर्थात जंगल माना जाता है। शेष गैर मुमकिन पहाड़ी की श्रेणी में आता है, अर्थात जहां खेती संभव नहीं है। जंगलों को बचाने के लिए लैंडमार्क माना जाने वाला गोदावर्मन जजमेंट में कोर्ट ने यह कहा था कि जंगलों को उसके डिक्शनरी मीनिंग से समझा जाए और वहां फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू हो। इसके लिए कोर्ट ने स्टेट्स को एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म कर जंगल को आइडेंटिफाई करने का आदेश दिया था, लेकिन राज्यों ने इस आदेश को ना के बराबर माना। तो ये एक तरीके से मांगर बनी के ऊपर 2-3 जो खतरे मंडरा रहे हैं, नो कंस्ट्रक्शन जोन होने के बावजूद। एक खतरा है कि अगर आप जो जंगल में घूमें, ये बहुत बढ़िया जंगल है, कोई भी अगर आता है वो कहता है इससे अच्छा जंगल फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली में नहीं है। पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, गोदावर्मन जजमेंट, जिसके हिसाब से डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट जो भी जंगल मीट करती है उसको लीगल फॉरेस्ट माना जाएगा। तो मांगर बनी डिक्शनरी मीनिंग तो मीट करता है, कोई किसी भी क्राइटेरिया से मीट करेगा, पर वो जो प्रक्रिया है वो अभी तक पूरी नहीं की गई है कि इसको आइडेंटिफाई किया जाए फॉरेस्ट एज पर डिक्शनरी मीनिंग, या इसको रिकॉर्ड में फॉरेस्ट चढ़ाया जाए, या इसको नोटिफाई किया जाए एज अ फॉरेस्ट। तीनों ऑप्शन खुले हैं सरकार के पास। सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने 21 जुलाई को अपने एक आदेश में कहा कि जो जमीनें PLPA के सेक्शन 4 के अंतर्गत आती हैं वहां बिना केंद्र की अनुमति के कोई भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं की जा सकती। साथ ही उसने गोदावर्मन जजमेंट को भी रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए फॉरेस्ट एज पर डिक्शनरी मीनिंग को फिर से जारी रखा है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया पिछले हफ्ते 21 जुलाई का, उसमें लिखा है उन्होंने वेरी क्लियरली कि जो ज़मीन स्पेशल सेक्शन 4 के नोटिफिकेशन में आती है, जिसमें ब्रेकिंग ऑफ लैंड और इस तरह के प्रावधान है पे रोक है, वो ज़मीन को जंगल माना जाएगा। और जो बाकी
सेक्शन है सेक्शन 5, वो जंगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और जो जनरल सेक्शन 4 है उसको जंगल नहीं माना जाएगा, उसमें सिर्फ ट्री कटिंग रेगुलेशन है। तो ये ज़मीन को अभी इस जजमेंट से, मतलब ये ज़मीन स्पेशल सेक्शन 4 ऑर्डर्स में नोटिफाइड नहीं है। मांगर में सिर्फ 1132 एकड़ नोटिफाइड है PLP स्पेशल सेक्शन 4 में। वो रोड के साइड में एक बेल्ट है, ये रोड से काफ़ी दूर है, तो ये सेक्शन 4 स्पेशल ऑर्डर में नोटिफाइड नहीं है एज अ फॉरेस्ट। हाउएवर जो ऑर्डर था इसमें एक इन्होंने राहत छोड़ी है जिससे मांगर को फ़ायदा हो सकता है। वो है कि जो फॉरेस्ट एज पर डिक्शनरी मीनिंग का ऑप्शन है, जो एरिया जंगल जैसा लगता है, जंगल नुमा है, उसको जंगल आइडेंटिफाई करना चाहिए। उस प्रावधान को वो जो जज को कोर्ट ने फिर से एक तरीके से रीअफर्म किया है। लोग बताते हैं कि शुरुआत में यह जंगल पंचायत के अंतर्गत आती थी, फिर रियल एस्टेट लॉबीज ने कोर्ट के रास्ते इसे कम्युनिटी लैंड घोषित करवा दिया। चेतन अग्रवाल बताते हैं कि ये जमीन अब प्राइवेट हो चुकी है और 60 के दशक में एक रियल एस्टेट कंपनी ने इसे खरीद लिया था। सब हैंकी पैंकी से और टोटली इलीगल। तो ये उसकी वजह से हम जहाँ बैठे हैं अब ये रियल एस्टेट कंपनी की ज़मीन है। ये ज़मीन शायद केनवुड मर्केंटाइल कंपनी के नाम पे है, जिसका कहते हैं कि मालिक M3M कंपनी है, और ये इलीगली बेची गई हैं इन द 60s एंड 70s। तो जब तक उस सेल को हम रिवर्स नहीं करेंगे और इस जंगल को वापस पंचायत में नहीं डालेंगे, तब तक मांगर बनी के ऊपर खतरा मंडराते रहेगा। लोग कंपनी पर यह आरोप लगाते हैं कि वो इसे एग्रीकल्चरल लैंड घोषित करवाना चाहती है, लेकिन NGT और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे एग्रीकल्चरल लैंड मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने गांव वालों के अगेंस्ट कोर्ट केस किया कि हमारी ज़मीन को हमें कब्जा लेने से रोक रहे हैं। फिर इन्होंने एक और कोर्ट केस डाला रेवेन्यू कोर्ट में कि यहाँ पे जंगल है ही नहीं, यहाँ पे तो हम कंपनी 400 एकड़ में खेती कर रही है और इसको रिकॉर्ड में गैर मुमकिन पहाड़ हटा के खेती की ज़मीन लिखी जाए। अगर खेती लिख देते रिकॉर्ड में तो फिर वो आके ये पेड़ उड़ा के कंस्ट्रक्शन कर सकते थे, क्योंकि खेती की ज़मीन में तो कंस्ट्रक्शन अलाउड है। ये इस तरह के प्रयास किए गए और फिर जो कोर्ट केस चला था तो उसमें फाइनली इसके ऊपर एक और कोर्ट केस हुआ कि ये जो एग्रीकल्चर लिखने की प्रक्रिया है इसका NGT में केस चला था, और NGT ने उसको कहा कि ये तो सर्वे किया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा यहाँ पे बहुत थिक वेजिटेशन है। मांगर को फॉरेस्ट स्टेटस न मिलने के कारण लोकल कम्युनिटी के लिए भी अब इसे प्रिजर्व करना उतना आसान नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट न होने की वजह से यहाँ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लागू नहीं होता। छोटे रेप्टाइल पोचिंग या इस तरह की कुछ चीज़ें कभी कभार टकरा जाती हैं, तो ऐसे में फॉरेस्ट स्टेटस नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। अब जैसे एक एग्जांपल मैं लूँ, अभी 2-3 हफ्ते पहले हमने एक पोचर को पकड़ा था, वो रेप्टाइल पकड़ता था, हमने उसको पकड़ा। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एरिया यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ज़मीन प्राइवेट है, फॉरेस्ट का स्टेटस नहीं है, तो हमें पता है कि उसके खिलाफ कोई ख़ास कार्रवाई नहीं होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि वो उसको पकड़ लें, वो दिखा दें कि भाई इलीगल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। पर वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो प्रोटेक्ट एरिया में लगा जाते हैं, उसके थ्रू उसके ऊपर कोई केस बनता नहीं है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो किसी एरिया को कंजर्व करने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाती है, और ख़ासकर अगर एरिया वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव हो तो। सब होते थे यहाँ, मोर से, कबूतर से, और ये और घूमने वाले जितने भी पक्षी रहते हैं, ये पहाड़ में सारे पशु पक्षी होते थे, अब एक भी नहीं दिख रहा आपको। मांगर हिल से ही सटा एक और गांव है बंधवारी। मांगर बनी के अलावा बंधवारी भी इन मान्यताओं को मानता है। कभी इन्हें अभिमान था कि ये पहाड़ों के बीच सबसे स्वच्छ हवा लेते हैं, लेकिन अब गांव से बस 500 मीटर की दूरी पर ही एक डंपिंग यार्ड है। इसका असर ऐसा कि 1 किलोमीटर के रेडियस में कई बार सांस लेना भी दुभर हो जाता है। कूड़े का पहाड़ अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसका गंदा पानी पहाड़ को पार करके गांव तक चला आता है। बारिश होती है, बदबू बहुत ज़्यादा फैलती है पूरे गांव के लिए, यहाँ बैठा भी नहीं जाता।
इतनी ज़्यादा बदबू आती है जिसका कोई ठीक नहीं। और जो ये गऊचर छोड़ रखा पशुओं के लिए, इसमें भी घास नहीं होती है। जहाँ कर वो पानी निकल गया ना, उसमें घास नहीं होती। बीमारी भी गांव में सबसे ज़्यादा है इससे, और परेशानी तो और भी कूड़े डालने से तो सबसे तो पूरे शहर की परेशानी यहाँ इकट्ठी हो रही है। गांव में तो बहुत खुला जंगल था, साफ हवा थी, अब यहाँ एक तरह से जेल में जी रहे हैं। सब मौसम के हिसाब से मच्छर हैं, बहुत 24 घंटे रहते हैं, कभी भी देख लो मच्छर मक्खी ख़त्म ही नहीं होते। इस डंपिंग यार्ड की वजह से यहाँ के इकोलॉजी को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बंधवारी गांव में पक्षियां तो बिल्कुल विलुप्त ही हो गई हैं। पक्षी क्या, यहाँ तो अब बिल्कुल वो जानवर भी नहीं जाते उस तरफ, तो गाय हैं भैंसे हैं, उस तरफ सारा इलाका खराब है, वहाँ जाते नहीं, बदबू इतनी आती है। पक्षी तो रहे ही नहीं जंगल में, मोर हैं वो रहे नहीं, चिड़िया रही नहीं, और जंगल के जानवर थे ये गीदड़ वगैरह जो हैं वो सब, इसी वजह से सब रहे नहीं। पक्षी तो है ही नहीं जंगल में कोई, अब पहले बहुत होते थे, अब तो इसकी जो गर्मी में इसमें से जो जहर उगलता है उससे सब मर गए। अब तो सर नरक है ये, बर्बाद क्या होना है। अब तो नरक की जिंदगी जी रहे हैं गांव वाला, ये क्षेत्र सारा 24 घंटे बदबू आती है। जब उठते हैं सुबह भी, शाम को भी, दोपहर को भी, खाना खाने बैठते हैं जब मक्खियाँ हो जाती हैं सबसे ज़्यादा। पानी का आप लोग क्या करते हैं, मतलब कैसे मैनेज? पानी तो अब वैसे पीने के लिए तो वैसे लेके आ रहे हैं, जो आजकल चल रहा है बोतल का ही। मांगर और अरावली श्रृंखला के वन क्षेत्र इलाके के अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहाड़ियों में होने वाली बारिश को यह जंगल सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करती है, लेकिन इस वन क्षेत्र में डंपिंग यार्ड बन जाने से अंडरग्राउंड वाटर भी बड़े पैमाने पर प्रदूषित हो सकता है। ये जब शुरू हुआ था तो जिस कंपनी ने शुरू किया था और जो प्रपोजल था, इट वाज टू हैव अ वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, इट वाज नॉट अ लैंडफिल। खाली उसके बगल में एक माइनिंग की पिट थी, उसको उन्होंने हल्का सा लाइन किया था और कहा था इसमें जो आफ्टर ट्रीटमेंट जो बिल्कुल रेजिडुअल वेस्ट होगा विच इज़ इनर्ट, उसको डालेंगे तो इससे कोई रिस्क नहीं होगा ग्राउंड वाटर को। तो इट वाज नॉट डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट एज। अगर लैंडफिल बनाते हैं तो आपको एक मट्टी का लेयर डालना पड़ता है, क्ले लेयर डालनी होती है, प्लास्टिक डालना होता है ताकि कोई लीकिंग ना हो। तो इसमें इसकी डिज़ाइन ऐसी नहीं हुई थी, पर वो कंपनी जिसको काम करना था, ट्रीटमेंट करना था, उसने नहीं किया, उसने ऐसे ही कूड़ा डंप करना शुरू कर दिया। फिर बाद में और कंपनियां आई तो एक बारी ढेर जब ये भर गया। सो द मेन प्रॉब्लम इज दैट indiscriminate waste dumping is happening in a pit which is not lined properly for a sanitary landfill, and that is why there is leakage and into the groundwater. And जो उस तरफ का जो गांव है बंधवाड़ी, उसका तो पानी पीने का करीब करीब खराब ही हो गया है। एंड देयर रिपोर्ट्स ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ कैंसर केसेस ओवर देयर। तो ये रिस्क तो पूरे इलाके के लिए है, दिल्ली साइड, बंधवाड़ी साइड, इवेंचुअली मांगर में भी फैल जाएगा। मांगर की आबादी थोड़ी दूर है, बंधवाड़ी की पास थी। बंधवाड़ी के बाद जो सेक्टर हैं उनके ग्राउंड वाटर में भी प्रभाव पड़ेगा। मांगर के पास कई अच्छी चीजें हैं तो अपनी कुछ समस्याएं भी हैं। किसी भी समस्या से निपटने के लिए वहां की हर चीज को समझना बेहद जरूरी है। मांगर के बारे में नई पीढ़ी को शिक्षित और जागरूक करने में भी सुनील हरसाना का एक बड़ा योगदान है। वो इको क्लब नाम से एक संस्था चलाते हैं जिसमें गांव के बच्चों को जंगल और यहाँ के स्पीशीज के बारे में बताया जाता है। इको क्लब में बर्ड वॉचिंग करते हैं, मांगर बनी की सेफ्टी करते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा जीव कैसे, मिट्टी का कटाव, पेड़ पौधे उगाते हैं। यानी कि जितना पेड़ उगेंगे यहाँ पर उतना ही मिट्टी अच्छी रहेगी। पेड़ नहीं थे पहले, यहाँ पर कटाव होती थी मिट्टी की, यहाँ से पानी ज़्यादा था, मिट्टी कटाव होती थी। इसलिए हम यहाँ पर बर्ड वॉचिंग, पक्षियों को देखते हैं और पक्षियों को जानते हैं कि कहाँ नेस्टिंग करते हैं, कौन से पेड़ पे नेस्टिंग करते हैं। हम यहाँ पर पेड़ को देखते ही ये पहचान लेते हैं कि ये कौन सा पेड़ है। जैसे सामने पापड़ी का है, ये ढाक का है, ऐसे हम पहचान लेते हैं पेड़ों को। यही हमारे पक्षियों से होती है। पक्षी भी हमारे ऐसे होते हैं, उसकी आवाज़ को हम लिसनिंग को सुनते हैं, हम पक्षियों के पास चले जाते हैं, देखते थे कौन सा पक्षी है, आवाज़ें आती हैं उनको पहचान लेते हैं। हमें ज़्यादा पक्षियों के बारे में जान चुके हैं, 50 से ज़्यादा हम पक्षियों के बारे में पहचान सकते हैं। शिवम कई जानवर और पक्षियों की आवाज निकाल लेते हैं।
हमारे आग्रह पर उन्होंने मोर, इंडियन पिट्टा और कुत्ते की आवाज निकाली। डॉग, उसकी रोने की आवाज हुई। पॉर्क्यूपाइन के ऊपर ये पॉइंटी चीजें होती हैं जिसको वो सेल्फ डिफेंस के लिए यूज करता है। तो जब उसके पास कोई प्रेडेटर आता है वो अपने क्विल्स खोल देता है और ये चुपता है। इसमें एक और नाम है निधि बत्रा, जो कि पेशे से एक आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं। वे इस गांव में मेरा मांगर नाम से एक इनिशिएटिव चलाती हैं। इसमें बच्चे यहाँ की डेमोग्राफी और कल्चर को भी समझते हैं। हम बात करते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के बारे में या अवेयरनेस के बारे में, ऐसी बड़ी चीज़ें। पर अगर हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस किसी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उसकी सेंस नहीं बनती। हम बात करते हैं मांगर के अंदर, तो मांगर के बच्चों को ही मांगर की कितनी समझ है। और जैसे हमने पहले सुना कि अगर उसी जगह के बारे में आपके जैसे एक सेटलमेंट होता है, वो सेटलमेंट बहुत चीज़ों के वजह से बना होता है। इकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट होता है वो सेटलमेंट के बनने की तरह। उसका कल्चर कैसा है, लोगों का रहन सहन कैसा है, प्रैक्टिसेस क्या हैं, क्या खाना खाते हैं, क्या वो उनकी सोसाइटी कैसी है। अगर आपको कोई भी जगह समझनी है, आपको ये सारी लेयर समझनी पड़ती हैं। तो हमारा जो इनिशिएटिव है मेरा मांगर, हम वही कोशिश कर रहे हैं कि हम मांगर किस तरीके से आया है, क्यों ऐसा है, कब से ऐसा आया है, उसमें क्या क्या सब लोग करते हैं, कैसी सोसाइटी है, वो समझें। अपने इस इनिशिएटिव को मांगर में ही शुरू करने के बारे में भी उन्होंने बताया। एक रीज़न तो यही है कि मांगर की स्पेशलिटी है। दूसरा रीज़न मांगर में काम करने का ये था कि सुनील हमारा यहाँ पे, उसने बहुत मेहनत करी है ये इको क्लब शुरू करने के लिए, जो बच्चों को अवेयरनेस मिल रही है एटलीस्ट कि बर्ड्स कौन सी हैं, कौन से पेड़ हैं। वो शुरू करके हमने सोचा उसको हम अगले पहले पे या अगले उसके आगे कैसे लेके जाएं, राइट। सो इट्स नॉट जस्ट इनफ टू लेट्स से आइडेंटिफाई अ बर्ड, बट व्हाट इज़ द हैबिटेट ऑफ द बर्ड। वो बर्ड रहता कैसा है, क्यों रहता है ऐसा। एंड सिर्फ 5-10 बच्चों को नहीं, पर और बच्चों को भी। जैसे हमने एक क्लास करी इंडियन पित्ता के ऊपर, जो इको क्लब वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा आइडिया था, बाकी बच्चों ने भी सीखा वो, तो बाकी लोगों को भी वो सीख मिल रही है उन्हीं इश्यूज़ के ऊपर जो उनके इन्वायरमेंट है उसके ऊपर। चूंकि निधि खुद एक आर्किटेक्ट डिजाइनर हैं, तो उन्होंने बच्चों को अपने प्रोफेशन से जुड़ी भी कुछ चीजें सिखाई। तो हमने पहले शुरुआत करी, एक एक्सरसाइज होती है मेंटल मैप बनाने की। मतलब आपको अगर आपका मांगर कैसा है, उसको हमने बोला मेरा मांगर। अगर आपको मांगर का एक नक्शा बनाना, आप जैसे पहली बारी आ रहे हो, आपके दिमाग में कुछ अलग विजन आई है मांगर की, वीज़ावी जो बच्चा यहाँ रहता है उसके दिमाग में मांगर कुछ और है। तो उन्होंने एक ड्राइंग बनाई कि मेरा मांगर कैसा है, उसका एक नक्शा। उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उनके लिए पहाड़ इम्पोर्टेंट है, उनके लिए फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट है, उनके लिए अपना जहाँ पे गाय भैंसे पानी पीने जाती हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सब नज़र आया हमारे एक मेरा मांगर के नक्शे में जो उन्होंने बनाया। फिर हमने किया कि अच्छा उनका हर रोज़ का दिन कैसा है। तो इन ये टेक्निक्स को बोला जाता है पार्टिसिपेटरी मैपिंग। तो वो एक मैपिंग की तरीके से शुरू करा था। तो उन्होंने अपना हर रोज़ का एवरीडे मैप क्या है, वो कहाँ कहाँ जाते हैं मांगर के अंदर, वो बनाया। फिर हमने उन्हें समझाया कि एक तरीका होता है कि आप जब एक नक्शा बनाते हो बर्ड्स आई व्यू, मतलब ऊपर से देखना, ऊपर से आपका जगह क्या दिखता है। अब मांगर जैसे बहुत सारे जो गांव हैं जो अरावली के हैं, या बहुत सारे गांव का आपको नक्शा डिटेल में नहीं मिलेगा। आप प्लांट कॉलोनीज़ में जाओगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी डिटेल में, पर अगर आपको अपने गांव को जानना है तो उसका नक्शा बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप नक्शा बनाओगे आप उसको जानोगे। हालांकि सिर्फ कम्युनिटी के प्रयास से अरावली और मांगर को बचाना आसान नहीं है। अरावली के कई सेंसिटिव एरियाज जैसे अंखीर और मेवला में बड़े बड़े फार्म हाउसेज, गौशाला और मैरिज हॉल बने हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इन इंक्रोचमेंट पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, क्योंकि वन विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में सौंपे गए लिस्ट के अनुसार इसमें ज्यादातर कंस्ट्रक्शन नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के ही हैं। हरियाणा सरकार द्वारा किए गए PLPA अमेंडमेंट ने कहीं न कहीं उन्हें एक बल भी दिया है। इसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हरियाणा सरकार को रियल एस्टेट से एक बड़ी रेवेन्यू मिलती है, और सालों से सरकार में ऐसे लोग रहे हैं जिनका बैकग्राउंड भी इससे जुड़ा रहा है। मेरा इसमें मानना है कि क्योंकि गुड़गांव, फरीदाबाद और दक्षिण हरियाणा का जो बेल्ट है,
इसमें बहुत कम मात्रा की अरावली के पहाड़ हैं। तो अगर हम पूरे साउथ हरियाणा को देखें उसमें 3-4% की अरावली पहाड़ी होगी। तो हर डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद में 10% होगी, गुड़गांव में 9% है। तो डिस्ट्रिक्ट्स में ज़मीन की कोई कमी नहीं है आपको डेवलपमेंट करने की। तो आपको पहाड़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है फॉर रियल एस्टेट। आप पहाड़ में सिर्फ इसलिए घुसेंगे अगर आपको वहाँ से कोई रोड क्रॉस करानी है। वो सब रोडें ज़्यादातर बन चुकी हैं ऑलरेडी, गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे, सूरजकुंड भटकल रोड। तो अब नई रोड की कोई ज़रूरत नहीं है और माइनिंग यहाँ पे बैंड है। तो मेन थ्रेट है रियल एस्टेट का, और रियल एस्टेट के लिए पूरे सेक्टर के सेक्टर खाली पड़े हैं गुड़गांव फरीदाबाद में। तो वहाँ सरकार लाइसेंस दे, वहाँ पे एक रेवेन्यू कमाए। देयर इज़ नो नीड to get into the Aravali's for real estate, and protecting the Aravali's and not giving licenses is a revenue neutral decision for the state, because अगर उनको साल में 50-100 लाइसेंस देना है तो there is enough space in the sectors, खाली पड़े हैं अगले 50 साल तक, they can keep giving licenses, so there and they can earn the same revenue, because सरकार को तो CLU के लाइसेंस से फीस मिलेगी। तो वहाँ पे दे दें, वहाँ से फीस ले लें, वहाँ पे ज़मीन के रेट भी ज़्यादा है, उनको फीस भी ज़्यादा मिलेगी। तो ये कहानी है मांगर की, जिसे तमाम लॉबीज की नजर के बीच यहाँ के गांव वालों ने किसी बच्चे की तरह इसका देखभाल किया है। यहाँ के स्थानीय क्लाइमेट एक्टिविस्ट कई तरह के लूप होल्स पर पैनी नजर बनाए रखते हुए इसे फॉरेस्ट स्टेटस दिलाने को लगातार प्रयासरत हैं। फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि सामुदायिक स्तर पर पर्यावरण को बचाने की यह कोशिश काफी सराहनीय है और आज के दौर में ऐसे प्रयासों की जरूरत भी है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं ऋषिकेश, फरीदाबाद, हरियाणा से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.